सर्वप्रथम प्रोफेसर एच.एन. रेकवाल साहब, आपका मूल्यवासी दस्तक चैनल पर स्वागत। थैंक यू सर, मैं आपको राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से संबंधित कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सर, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद कब बनाया गया सर? राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का निर्माण 1992 में हुआ था, 14 जनवरी 1992 को। और उसके बाद राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ साथ में राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का भी निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का क्या उद्देश्य लेकर बनाया गया संगठन? राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का उद्देश्य है कि अभी आदिवासियों में हजारों संगठन काम कर रहे हैं जी, लेकिन सभी समस्याओं पे आधारित काम करते हैं जी, समस्याओं का जो कारण है जी, उस कारण के ऊपर कोई काम नहीं करता है। जी, और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का समाज में एक तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अधिकारी कर्मचारियों में सामाजिक सोच का निर्माण करना, आदिवासियों की राष्ट्रीय स्तर की संगठित शक्ति का निर्माण करना, जी, आदिवासियों में कैडर बेस प्रशिक्षित दक्ष कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, जी, और 801 जनजातियां हैं आदिवासियों की, उन 801 जनजातियों को आदिवासी के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना और साधन संसाधनों का निर्माण करना, ट्राइबल रिसर्च सेंटर, डेवलपमेंट सेंटर, आदिवासी महापुरुषों और आदिवासी की जनजातियों का इतिहास के बारे में साहित्य का निर्माण करना। और ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद अन्य मूल निवासी जातियाँ हैं जो एससी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, उनके साथ में मिलजुल करके, उनके साथ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करके राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठित शक्ति का निर्माण करना एक मुख्य उद्देश्य है। जी, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा देश में व्याप्त शासक वर्ग जिसमें SC ST का सेग्रीगेशन, ST का सेग्रीगेशन हो, या फिर 5वीं और 6ठी अनुसूची हो, या फिर आदिवासियों का जल जंगल के नाम पे जो विस्थापन का हो, इनको लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने धरातल पे जो वर्क करना चाहिए, ऐसा करते हुए दिख नहीं रहा है सर। नहीं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जो समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार, चाहे वो विकास के नाम पर विस्थापन हो जी, या पर्यावरण संरक्षण के नाम पे विस्थापन हो जी, या आदिवासियों जहाँ रहते हैं उन आदिवासियों के जंगलों को वो अभ्यारण्य और नेशनल पार्क बना करके उन आदिवासियों को बेदखल करने का, और उनको बेदखल करके उस आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या कम अगर हो जाती है तो वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। जी, ये गुप्त एजेंडा है शासक जातियों का। जी, इसके लिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने 2020 में 3 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन किया था, 2021 में 3 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन किया था। एक जिला स्तर पे धरना प्रदर्शन किया, फिर तहसील स्तर पे धरना प्रदर्शन किया, फिर तीसरे चरण में जिला स्तर पर विशाल रैलियों का आयोजन किया गया। और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का गैर आदिवासी जिले और गैर आदिवासी राज्यों में भी हमारे धरना प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन किया गया। ये हमारी खासियत है कि हम हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ आदिवासी नहीं है, लेकिन वहाँ राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के धरने प्रदर्शन और रैलियों का आयोजन हुआ और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एकमात्र देश का ऐसा संगठन है जो गैर आदिवासियों का साथ सहयोग समर्थन प्राप्त है। जी। और जो भी षड्यंत्र हमारे अन्याय अत्याचार आदिवासियों पे हो रहे हैं और उनको आदिवासी बेल्ट में जो बेरोजगारी की समस्या है, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों की जो हो रहे जैसे
जबरन उनकी ज़मीन को दबंगों के द्वारा या माफियाओं के द्वारा, तो उन तमाम राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को हमने इसमें उठाया। मध्य प्रदेश में आदिवासी जो 5 आदिवासियों का नेमावर जिला देवास में जो 5 आदिवासियों को उन्होंने हत्या करके उनको 10-10 फीट गड्ढे में दफना दिया था, उस मुद्दे को लेकर के। इसके अलावा सिलवासा के एक मोहन वहाँ के सांसद थे जो 7 बार विधायक रह चुके, उनकी हत्या हुई जी, उनका भी हमने मुद्दा उठाया था जी। झारखंड की एक पुलिस इंस्पेक्टर थी जी, एक पुलिस अधिकारी थी जी, उस पुलिस अधिकारी का मुद्दा भी हमने उसमें लिया था जी। इस तरीके से जो भी हमारे समाज पे आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, षड्यंत्र होते हैं, तमाम प्रकार के मजदूरों के मुद्दे उठाए हमने जी, लेबर लॉ खत्म किए, तो जो भी समस्याएं हैं उनके हम चरणबद्ध समय समय पर आंदोलन करते हैं और हमको गैर आदिवासियों का भी साथ सहयोग और समर्थन प्राप्त होता है। सर राजस्थान में अभी सिरोही में एक आदिवासी की हत्या की गई और उसको मारा गया। वो आदिवासी था, वो आंदोलन की दृष्टि से अच्छा था और आंदोलन करने वाला था, लड़ाकू किस्म का था, उसकी हत्या कर दी गई। उसको लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने कोई एक्शन लिया हो ऐसा धरातल पे नहीं दिखा सर। नहीं, वो ऐसे देश में अलग अलग क्षेत्रों में कई आदिवासियों की हत्या होती है, तो वो एक स्पेशल मुद्दे के लिए हम लोग वो आंदोलन नहीं करते हैं। वहाँ के हमारे स्थानीय लेवल के जो लोग रहते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग वहाँ जो कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी मुद्दे होते हैं जी, तो बहुत सारे संगठन लोग अपना नाम चमकाने के लिए जी वहाँ आके खड़े हो जाते हैं और वो सिर्फ बुला करते हैं के इशारे पर और अपने आप को हाईलाइट करते हैं और नेता बन जाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान 5वीं 6ठी अनुसूची ट्राइब के लोगों को दी है। 5वीं 6ठी अनुसूची ऑल इंडिया का जो शेड्यूल ट्राइब एरिया आता है उसमें लागू होनी चाहिए। इसको लेकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने कोई एक सा आंदोलन किया है। भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। वो अमल साल हो गए हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं हुआ है। तो अमल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमल करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनता है। जैसे SC के ऊपर एट्रोसिटी होती थी, संविधान में प्रावधान था जी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एट्रोसिटी एक्ट 89 बनाया जी। 89 में यानी 40 साल के बाद, संविधान लागू होने के 40 साल के बाद इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बना जी। इसी तरीके से संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची है जी, लागू है, लेकिन अमल करने के लिए जो एक्ट बनना चाहिए वो एक्ट अभी तक नहीं बना जी। उसके लिए हमने विभिन्न राज्यों में जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के मुद्दे के ऊपर समाज को जगाने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए कि आपको अधिकार दिए हैं संविधान ने जी, लेकिन उसको अमल में करवाने के लिए आपको शक्ति का निर्माण करना होगा जी। मेरा एक सवाल ये है कि आपने बताया कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 1992 में बना, सर 1999 में सेज आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आया, उसके बाद में 17 के अंदर झारखंड छत्तीसगढ़ में 10 लाख आदिवासियों की जमीनों से बेदखल किया गया। तो आपका संगठन 1992 से लेके अभी तक 23 तक लगभग 30 साल का टाइम पीरियड होता है, उससे ऊपर होता है। इसके दरमियान आपका नेशनल लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए और समाज को सेज के बारे में जागृत करना चाहिए, तो उतना साइज तक करने में आप कामयाब नहीं हुए सर। इसका मतलब यही होता है। चाहे SPG हो, सेज हो, कॉरिडोर हो या
विकास के नाम पर कोई भी औद्योगिकरण हो या बांध बन रहे हो, उसके बारे में हमने वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ सहयोग से इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे बनाए जी, और उनके प्रत्येक राज्यों में हमने राज्य के में सब्जेक्ट को रखे और इनको हाईलाइट किया जी। मुख्य समस्या आदिवासियों की क्या है कि आदिवासी जहाँ रहता है उन आदिवासियों के गांवों को रेवेन्यू विलेज का अभी तक दर्जा नहीं है जी जी जी। रेवेन्यू विलेज का दर्जा नहीं है, इसका मतलब है वो आदिवासी जहाँ रहता है उस आदिवासी के नाम पे ना तो रजिस्ट्री है, ना मकान की रजिस्ट्री है, ना जमीन की रजिस्ट्री है जी। और उनको ये कहा जाता है कि आदिवासियों ने जंगल की जमीन को अतिक्रमण करके अपने कब्जा कर रखा है और ये अतिक्रमण है जी। और उसको इस तरीके से रजिस्ट्री नहीं होने के कारण और रेवेन्यू ग्राम का दर्जा नहीं मिलने के कारण आदिवासियों को बेदखल किया जाता है जी। मेरा एक सब क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय एकता परिषद 1992 में बना, 30 साल के बाद इसका विस्तार कितना हो पाया और कितने जिलों में, कितने गाँव में है? अभी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 22 राज्यों में है जी। 22 राज्यों में 270 जिलों में आज हमारा नेटवर्क है जी। और लगभग ये 270 जिलों की मैक्सिमम तहसीलों में जी हमारा कार्यकर्ता अभी है, हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है जी। और हम निरंतर हमारा विस्तार करने के लिए जी। और इस आदिवासियों में एक तो क्या है कि साधन संपन्न जो आदिवासी है जी, उनको कांग्रेस और बीजेपी ने जाल में फंसा लिए है जी। तो जो साधनहीन आदिवासी बचे हैं जी, उनकी पारिवारिक समस्याएं, उनकी आर्थिक समस्याएं हैं जी, वो भी हम पूर्ण प्रशिक्षित और दक्ष करके हम राष्ट्रीय आदिवासी हमारा कार्य हम निरंतर प्रयास में हैं और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा अंतिम एक आपसे यही सवाल है कि आप जो ट्राइबल समुदाय है जो मार्शल लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहा है, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? और आपने नौकरी का रुझान देके संगठन में एक फुल टाइम काम करने का क्यों रुझान बनाया? हमने आदिवासियों को एकमात्र मैसेज देना चाहेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 जनजातियों को संगठित करके एक संवैधानिक पहचान दिए, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, एक हमारी ऐतिहासिक पहचान है आदिवासी जी। तो जब इस बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल ट्राइब की पहचान के साथ में तमाम प्रकार के उनके विकास और कल्याण के लिए अधिकार दिए, शिक्षा के, नौकरी के, राजनीति के जी, जल जंगल जमीन के जी, लेकिन उस संवैधानिक अधिकारों का लाभ लेकर के आदिवासियों में जी जो पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी और नेताओं का निर्माण हुआ जी, उन्होंने लगभग 20 से 25 हजार छोटे मोटे संगठनों में, जाति के नाम पर संगठनों में विभाजित कर दिया जी। और ये विभाजित करने के पीछे ब्राह्मण हैं जी। वो ब्राह्मण नहीं चाहते हैं कि आदिवासी एक उद्देश्य, एक विचारधारा में राष्ट्रीय स्तर पे कुछ शक्ति का निर्माण करें जी। इसलिए वो नए नए समाज में जी ऐसे लोगों को लाते हैं, उनको हाईलाइट करवाना चाहते हैं, उनको नेता बनाने का लालच देते हैं, इसलिए वो विभाजित कर रहे हैं। तो मैं आदिवासियों को एकमात्र मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तव में आदिवासी को बचाना चाहते हो जी और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को बचाना चाहते हो जी, तो हम लोगों को तमाम आदिवासी संगठनों को साथ में मिलजुल करके काम करना होगा जी। और जो वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा का आंदोलन चल रहा है, इनके साथ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करके जी हमको मिलजुल करके संविधान बचाएंगे। तो संविधान ने सभी को, एससी को अलग अधिकार दिए, एसटी को अधिकार अलग दिए, ओबीसी को अलग अधिकार दिए हैं। तो मिलजुल करके हम वो संविधान बचेगा तो एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार बचेंगे। तो सबकी अलग अलग पीड़न हो रही है। तो और
आप किस पोस्ट पे थे और कहाँ से रिजाइन देके अभी के तौर पे चले? मैं मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा विभाग में जी हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं प्रिंसिपल था जी मैं 13 साल लेक्चरर रहा जी 15 साल प्रिंसिपल रहा जी और मेरा बेटा डॉक्टर हो गया था जी। इसलिए मैंने 2018 में जी मेरा प्रमोशन होना था जिला स्तर की पोस्ट पे जी। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना अधिकारी जी वो प्रमोशन भी मैंने छोड़े जी। और 2018 में मैंने वीआरएस लिया जी वीआरएस लेकर के पदोन्नति छोड़ करके जी और मैं कहें कि घर छोड़ करके आज पूरे देश में आदिवासियों को एक संगठित शक्ति का निर्माण करने के लिए मैं काम कर रहा हूं। जी। मेरा एकमात्र मकसद है कि यह आदिवासी जी राष्ट्रीय स्तर पे अपना एक संगठित शक्ति का निर्माण करें जी। और हम अच्छे प्रशिक्षित और दक्ष कार्यकर्ताओं का निर्माण करना हमारा मेन उद्देश्य है जी। और इसमें हम बहुत हद तक सफल हो रहे हैं जी इसीलिए मैंने वीआरएस लिया था। थैंक यू।